गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है लेखांकन की अवधारणाएं, मान्यताएं, संकल्पनाएं। बेटा लेखांकन की अवधारणाएं, मान्यताएं और संकल्पनाएं क्या है, पहले तो आप ये समझिए। देखो, एक बिजनेसमैन बिजनेस में जो एंट्रियां करता है वो डबल एंट्री सिस्टम के तहत करता है, लेकिन उन एंट्रियों को करते समय भी कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनको कि फॉलो किया जाता है। तो वो मान्यता ही कौन सी है? जैसे नंबर 1 है पृथक अस्तित्व की संकल्पना। पृथक अस्तित्व की संकल्पना से क्या तात्पर्य है कि इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवसाय का स्वामी एवं व्यवसाय दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। यानी बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों को अलग अलग एंटिटी माना गया है, दोनों को अलग अलग लोग माना गया है। तथा व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाई गई पूंजी के लिए व्यवसाय का लेनदार होता है। यही कारण है कि एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो ये माना जाता है कि बिजनेस उस पैसे को मालिक को क्या करेगा, वापस लौटाएगा। ये अवधारणा कौन सी अवधारणा है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा। एक बार फिर से सुनिए, पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहता है कि बिजनेस के मालिक का बिजनेस से अलग अस्तित्व होता है। सेकंड है मुद्रा मापन की संकल्पना। मुद्रा मापन की संकल्पना का क्या मतलब है बेटा? इस संकल्पना के अंतर्गत ये माना जाता है कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को, केवल उन्हीं लेन देनों को दर्ज किया जाता है या दर्ज किया जाना चाहिए जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके। जिन लेन देनों को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उन्हें लेखों में दर्ज भी नहीं किया जा सकता। जैसे मेहनत है, ईमानदारी है, मधुर ग्राहक संबंध है, ये चीज़ें ऐसी है बेटा जिन्हें हम मुद्रा में नहीं माप सकते, तो इनका हम लेखांकन की पुस्तकों में लेखा भी नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा क्या होती है? निरंतरता की अवधारणा है, इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवसाय निरंतर काल तक चलता रहेगा। यानी बेटा जब भी बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो वो यही सोच के करता है ना कि मेरा बिजनेस लंबा चलेगा। ऐसा बिजनेसमैन कौन है जो ये सोचेगा कि यार आज चालू करें, क्या पता कल तो बंद ही कर देंगे? ऐसा कोई नहीं सोचता। बिजनेसमैन बिजनेस हमेशा यही सोच के स्टार्ट करता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, और यही बात को ध्यान में रख के एक व्यवसाय में स्थायी संपत्तियां क्रय की जाती है। आपको पता है, एक बात बताओ, अगर एक बिजनेसमैन कपड़े की शॉप खोल रहा है तो वो उसमें फर्नीचर भी लगाता है, उसमें एसी भी लगवाता है। वो सब क्यों लगवाता है? क्योंकि उसे पता है कि मेरा बिजनेस लंबा चलेगा, तो मुझे ऐसी सारी फिक्स असेट्स लगानी पड़ेगी। अगर पहले से ये पता है कि 2 दिन बाद बिजनेस बंद हो जाएगा तो कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फिक्स असेट्स परचेज नहीं करेगा। इसलिए निरंतरता की अवधारणा के तहत ये माना जाता है कि साहब बिजनेस हमारा निरंतर चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। फिर नेक्स्ट है फोर्थ लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा, देखिए वैसे तो हम ये कहते हैं कि व्यवसाय निरंतर चलेगा, लेकिन लेखे हमेशा एक विशेष अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तैयार किए जाते हैं। हम पता करते हैं कि इतने टाइम में हमने क्या कमाया और क्या नहीं कमाया। तो सामान्यतः ये अवधि कितने वर्ष की होती है? 1 वर्ष की। देखिए वैसे बिजनेसमैन चाहे तो 6 महीने से प्रॉफिट निकाल सकता है, 3 महीने से भी प्रॉफिट निकालता सकता है, लेकिन सामान्यतः लेखे कितनी अवधि के लिए रखे जाते हैं? 1 वर्ष के लिए रखे जाते हैं। और कर अधिनियम, आयकर अधिनियम के अनुसार ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। जो डेट डिसाइड की है वो क्या की गई है बेटा? कि एक बिजनेस में 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, और उस 1 साल के लिए हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस। फिर अगले साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फिर उससे अगले साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही लेखे रखे जाते हैं, और उन लेखों से बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है लागत अवधारणा। बेटा लागत अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि संपत्तियों को पुस्तकों में उसके लागत मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए, ना कि खरीद मूल्य पर। लागत मूल्य और खरीद मूल्य में क्या फर्क है, थोड़ा सा समझिएगा बेटा। हमने एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी तो वो तो हुआ खरीद मूल्य, लेकिन मशीन को खरीदने के बाद फैक्ट्री में ला कर के लगाने से चालू करने तक का जो खर्चा होता है वो भी
मशीन के मूल्य में जुड़ता है तब जाके वो क्या बनता है, लागत मूल्य। जैसे 1 लाख की मशीन खरीदी तो मशीन का खरीद मूल्य कितना हुआ, 1 लाख, लेकिन मशीन को लाने में 5,000 रुपये का किराया लग गया और 2,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस के लग गए, तो मशीन कितने की होगी, 1,07,000 की। तो मशीन की जो जनरल एंट्री होगी वो 1 लाख से नहीं होगी, 1,07,000 से होगी। इसीलिए लागत अवधारणा ये है कि संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दर्शाया जाना चाहिए, ना कि उनके खरीद मूल्य पर। नेक्स्ट, दोहरा लेखा अवधारणा। दोहरा लेखा अवधारणा तो आपको पता है दोहरा लेखा पद्धति का आधार है, क्योंकि दोहरा लेखा पद्धति में हर लेन देन का लेखा कितनी जगह करते हैं, 2 जगह करते हैं। तो इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि प्रत्येक लेन देन का प्रभाव 2 खातों पर पड़ता है, जिसमें से एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। यानी हर ट्रांजैक्शन का प्रभाव 2 जगह पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री 2 जगह की जाती है। नेक्स्ट, मिलान संकल्पना। अब देखिए मिलान संकल्पना, इस अवधारणा के अंतर्गत या इस संकल्पना के अंतर्गत ये माना जाता है कि एक निश्चित समयावधि के पश्चात व्यवसाय के आयों और व्ययों का मिलान करना चाहिए। जैसे आपने लेखांकन अवधि अवधारणा में बताया था ना कि 1 साल के लिए लेखे रखे जाते हैं, तो उस 1 साल के बाद एक व्यवसाय के आय और व्यय का क्या करना चाहिए, मिलान करना चाहिए, उनमें कंपेयर करना चाहिए और उसके बाद व्यवसाय की लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा नाम से ही पता चल रहा है बेटा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेखों में दर्ज करना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए। किसी भी सूचना को छुपाया नहीं जाना चाहिए। हाँ, कई बार लेखों में दर्शाना संभव न हो तो फिर लेखों के नीचे टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए, लेकिन व्यवसाय से संबंधित समस्त सूचनाएं लेखों में होनी चाहिए। नेक्स्ट है समरूपता की अवधारणा। बेटा समरूपता की अवधारणा क्या होती है कि इस अवधारणा के अंतर्गत ये माना जाता है कि लेखा, बेटा ये लिखा रख दिया मैंने, लेखा करते समय समान लेखांकन नियमों, सिद्धांतों व मान्यताओं का पालन करना चाहिए। अपने नियमों, अपने सिद्धांतों, अपनी मान्यताओं को समय समय पर बदलना नहीं चाहिए जब तक कि अत्यंत आवश्यक न हो। जैसे कई चीज़ों को करने के 2-3 नियम होते हैं। अपने बिजनेस में पड़े स्टॉक की वैल्यूएशन करने के कई तरीके होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन की जब मर्जी आए जब ही नियम बदल लें। विशेष परिस्थितियों में ही नियमों, सिद्धांतों को क्या किया जाना चाहिए, परिवर्तित किया जाना चाहिए। यह है आपकी समरूपता की अवधारणा। नेक्स्ट है रूढ़िवादिता की अवधारणा। बेटा इससे छोटा क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। रूढ़िवादिता की अवधारणा, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है कि इस अवधारणा के अंतर्गत यह माना जाता है कि लेखे, यहाँ पर भी लेखे कर लीजिएगा काट के, लेखे इस प्रकार रखे जाने चाहिए कि लाभ अनावश्यक रूप से बढ़े हुए दिखाई ना दे, लाभ अनावश्यक रूप से बढ़े हुए दिखाई ना दे। इसके लिए व्यवसाय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कहते हैं कि बिजनेस में लेखे ऐसे रखो कि लाभ फालतू बढ़े हुए दिखाई नहीं दे। इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नंबर 1, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी दोनों में से कम हो उस पर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आय को तभी आय माना जाना चाहिए जबकि वह वास्तव में प्राप्त हो गई हो, लेकिन व्ययों का लेखा प्रावधान मानते हुए पहले से कर देना चाहिए। इस तरीके से बेटा हमारी लेखांकन की कितनी अवधारणाएं हैं, 10 अवधारणाएं हैं। आज आप इन 10 अवधारणाओं को बेटा समझेंगे। समझने के बाद बेटा ये मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इनको नोट्स कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लीजिए। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा।